कहानी की शुरुआत में अपनी हीरोइन सोफी को दिखाते हैं, जो कि एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी में फैक्ट चेकर है। फैक्ट चेकर यानी कुछ लोग जब रियल घटनाओं के बारे में लिखने के नाम पे उन्हें अपने मन से मन मरोड़ देते हैं और उनके साथ काल्पनिक चीजें भी जोड़कर लिखते हैं, तो उन्हीं चीजों को चेक करने का काम होता है फैक्ट चेकर का। तो एक दिन सोफी अपने बॉस को अपना एक रिपोर्ट देते हुए कहती कि सर, मैं और कितने दिन दूसरों की बुक्स की फैक्ट चेकर का काम करती रहूंगी, मैं खुद भी तो एक बुक लिखना चाहती हूँ। पर बॉस कहता है कि तुम फैक्ट चेकिंग का काम बहुत ही बढ़िया कर रही हो, ऐसे में बुक कैसे लिखोगी, एक काम करो, कुछ दिन और काम करो, फिर इस बारे में बात करेंगे। और हाँ, तुम्हारा वो अपना बॉयफ्रेंड था, तुम उसके साथ वेकेशन पे जाना चाहती थी, जाओ छुट्टी ले लो, उसके बाद बात करेंगे। सोफी भी थोड़ा उदास होकर चली जाती है। वैसे सोफी की एंगेजमेंट विक्टर नाम के आदमी से हो चुकी है और शादी से पहले दोनों एक प्री हनीमून पे जाने का प्लान बना रहे हैं और इसीलिए सोफी ने छुट्टी मांगी हुई है। विक्टर एक शेफ है और उसका सपना है अपना एक रेस्टोरेंट खोलना। वो जहाँ भी जाता है वहाँ के डिशेस, कुकिंग, इन बातों पे ज्यादा ध्यान देता है। कुकिंग के अलावा जैसे उसे किसी और चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है दोस्तों। यहाँ तक कि उसे प्यार, रोमांस, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताना, इन सब चीजों में भी उतनी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सोफी उसको थोड़ा चेंज करने के इरादे से उसे इस ट्रिप पे लेकर जाना चाहती है, ताकि वो दूसरों को जाने, समझे और ताकि शादी के बाद दोनों के बीच थोड़ा सा रोमांस तो हो, वरना लाइफ एकदम फीकी पड़ जाएगी। ये सोफी का मानना था। तो दोनों इस प्री हनीमून के लिए इटली जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर सोफी रियलाइज करती है कि उसका प्लान कितना बड़ा फ्लॉप हो गया है, क्योंकि विक्टर तो वहाँ पे भी सोफी को कई सारे रेस्टोरेंट्स में लेकर जाता है, जहाँ वो शेफ से बातें करता है कि मेरे नए रेस्टोरेंट के लिए किस टाइप के वाइन्स अच्छे रहेंगे, यहाँ के डिशेस क्या क्या हैं, इन्हें कैसे कुक किया जाता है। इस तरह की डिटेल्स बटोरने में ही वो अपना पूरा वक्त कमाता है। सोफी विक्टर के साथ नई नई जगह घूमकर उसके साथ वक्त बिताने के इरादे से यहाँ पर आई थी, लेकिन उसकी हरकतों से सोफी तंग आ जाती है। उसे काफी गुस्सा तो आता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करती। खैर, पहला दिन तो जैसे तैसे बीतता है। सोफी को लगता है कि कम से कम कल तो अपनी पसंद की किसी जगह पे जाएंगे, लेकिन नहीं, विक्टर कहता है कि यहाँ से कुछ दूर पर ना एक नई वैरायटी का मशरूम उगाया जाता है, सुना है बहुत ही टेस्टी होता है, चलो वहाँ चलते हैं। अब सोफी गुस्से में कह देती है, मुझे बोर मत करो विक्टर, प्लीज किसी और इंटरेस्टिंग जगह पे लेकर जाओ मुझे। तो विक्टर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज सोफी, आज एक दिन मेरे साथ मशरूम फार्म चलो, देखना कल से हम दोनों दूसरी जगह जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन सोफी साफ कह देती है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा फिर सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है। वो भी सॉरी कहकर मशरूम फार्म देखने चला जाता है। अब यहाँ सोफी अकेली बैठी बोर हो रही है, तो वापस के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्सप्लोर करती है। एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट होता है जूलियट का घर। मतलब ये माना जाता है कि शेक्सपियर को अपनी कहानी रोमियो और जूलियट में जूलियट के घर की डिजाइन का इंस्पिरेशन इसी घर को देखकर मिला था, इसीलिए इसको जूलियट्स हाउस कहा जाता है। और यहाँ एक बालकनी भी है जहाँ से जूलियट रोमियो को देखा करती थी। यहाँ ढेरों टूरिस्ट आते जाते हैं, हर कोई अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ न कुछ लिखकर इस दीवार पर चिपका कर जाता है। जिनका लव फेल हुआ हो वो अपनी दुख भरी कहानी लिख कर जाते हैं, तो कुछ लोग अपने बिछड़े हुए लवर से मिलने की ख्वाहिशें लिख कर जाते हैं और वो भी जूलियट के नाम पे खत लिख जाते हैं। उनका मानना होता है कि जूलियट उनके प्यार को सफल बनाने में उनकी मदद करेगी। ये सब देखकर सोफी भी एक लेटर लिखने लगती है। तब एक औरत वहाँ छिपाए हुए लेटर्स को कलेक्ट करके लेकर जाती है और सोफी हैरान रह जाती है कि लोगों ने इतने इमोशंस भरे होंगे इन लेटर्स में, लेकिन ये औरत इनको लेकर कहाँ जा रही है। वो उसका पीछा करती है तो वहाँ पर एक टीम बैठी होती है। दरअसल इन लेटर्स को लिखने वाले लोग काफी निराश होते हैं, क्योंकि उन्हें उनका प्यार नहीं मिला और लोगों का प्यार से विश्वास ना उठ जाए, इसीलिए ये टीम उन लोगों के लिए रिप्लाई लिखकर भेजती है, जैसे कि खुद जूलियट उनको लिखकर भेज रही हो। ये काम ये लोग एक हॉबी के तौर पर करते हैं। उनके काम में सोफी का इंटरेस्ट देखकर वो उसको अपने बारे में सब बताते हैं और काफी घुल मिल जाते हैं। कुछ ही देर में वो सोफी के साथ ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे कि वो अजनबी नहीं, सोफी के परिवार वाले हैं। एक औरत सोफी को अपने हाथ का बनाया हुआ एक बढ़िया डिश ला कर देती है। सोफी कहती है, देखो मेरा पेट तो एकदम फुल है, मैं नहीं खा पाऊंगी। पर वो बड़े प्यार से कहती है कि खा लो, अभी नहीं तो बाद में खा लेना, कहकर वो उस डिश को पैक करके सोफी को दे देती है। फिर सोफी वापस होटल आ जाती है और विक्टर को उस टीम के बारे में सब बताते हुए उसे वो डिश देती है। उसे खाकर वो एकदम दंग रह जाता है और पूछता है कि इतना लाजवाब डिश किसने बनाया। तो अगले दिन सोफी उसे उस टीम के पास लेकर जाती है जहाँ एक औरत ने उसे वो डिश दिया था। वहीं विक्टर तो वहाँ भी शुरू हो जाता है और उस डिश की रेसिपी जानने के लिए उस औरत से बातें करने लगता है। अब सोफी चिढ़ जाती है कि इसको हो क्या गया है बार बार। बेचारी फिर अकेली पड़ जाती है, लेकिन आज वो उस टीम की एक और औरत के साथ जाकर जूलियट्स हाउस से लेटर्स कलेक्ट करने में लग जाती है। तब गलती से होता यह है कि एक ईंट निकल जाती है और उस छेद के अंदर एक लेटर होता है जो कि काफी पुराना लगता है। उसे क्लेयर नाम की औरत ने किसी जमाने में लिखा था शायद। तो सोफी उस लेटर को ले लेती है और उसे पढ़ने पे पता चलता है कि क्लेयर नाम की औरत लोरेंजो नाम के एक आदमी से प्यार करती थी, लेकिन उनके परिवार वालों ने इनके रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया था। फिर क्लेयर और लोरेंजो ने फैसला किया कि भागकर शादी कर लेंगे, लेकिन इस दौरान क्लेयर के पेरेंट्स जबरदस्ती उसको लंदन लेकर चले गए और लंदन जाने से पहले क्लेयर ने ये लेटर लिखा और उसे जूलियट हाउस में एक ईंट के अंदर रख दिया। उस लेटर को पढ़कर सभी इमोशनल हो जाते हैं। उस सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्लेयर कौन होगी और उसका लवर लोरेंजो कहाँ होगा। और तो और इस लेटर को लिखे हुए लगभग 50 साल हो गए होंगे। ऐसे में पता नहीं ये दोनों फिर कभी मिले या नहीं, इनकी शादी हुई या नहीं। तो सोफी कहती है, क्या इसका रिप्लाई मैं लिखकर भेजूं? वो कहते हैं ठीक है। तो अब सोफी उस लेटर का रिप्लाई लिखकर क्लेयर के लेटर में जो एड्रेस था उस एड्रेस पे भेजती है। सोफी वैसे श्योर नहीं है कि इतने साल के बाद भी उस पते पर क्लेयर होगी भी या नहीं, लेकिन फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए वो उसी पते पर लेटर भेज देती है। लेकिन अगले दिन एक आदमी आता है और पूछता है कि यहाँ सोफी कौन है। सोफी कहती है, वो मेरा नाम है, तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं चार्ली हूँ। और इसके बाद वो सोफी पर चिल्लाकर उसका कान पकड़ देता है कि तुम्हारे सर के अंदर भेजा है भी या नहीं, 50 साल पहले लिखे हुए लेटर का अब रिप्लाई कर रही हो क्यों?
तुम्हारी वजह से मुझे अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। अगर तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए इतना वक्त है कि तुम लोगों के लेटर्स का रिप्लाई लिखती फिरती हो, तो कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेती। इस तरह सोफी को डांट कर वो जाने लगता है। सोफी की तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये है कौन और मुझे डांट क्यों रहा है। वो उसे रोक कर पूछती कि तुम कौन हो। तो चार्ली कहता है कि तुमने जिस क्लेयर को रिप्लाई भेजा था वो मेरी दादी है। लेटर को देखते बुढ़िया को अपनी जवानी के दिन याद आ गए और मुझे यहाँ जबरदस्ती खींच लाई। अब वो जिद पकड़ कर बैठी हुई है कि मैं अपने लवर को ढूंढ कर ही रहूंगी, और तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है और मुझे काम छोड़कर उनके साथ यहाँ पर आना पड़ा। अभी तो मैं कुछ भी कहकर दादी को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, लेकिन तुम प्लीज आगे से कोई लेटर मत लिखना बस। ये कहकर वो तेजी से चला जाता है। अब सोफी उसका पीछा करती है, सीधे पहुंचती है जूलियट्स हाउस। वहाँ दीवार पर लिखे लेटर्स को देखती हुई एक बुजुर्ग औरत खड़ी होती है। यही है दोस्तों चार्ली की दादी क्लेयर, जिन्होंने 50 साल पहले अपने लवर से बिछड़ने के दुख में वो लेटर लिखकर जूलियट्स हाउस की इस दीवार में छुपा दिया था। सोफी क्लेयर के पास जाकर कहती है कि देखिए मेरा नाम सोफी है और मैंने ही आपके लेटर का रिप्लाई लिखा था। क्लेयर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस दीवार में मेरा लेटर था और तुम्हें उस लेटर का रिप्लाई लिखने की क्यों सोची, और आज तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं ही क्लेयर हूँ। सोफी कहती है मुझे कहाँ पता चला, वो तो आपका पोता मुझे यहाँ पे लेके आया। क्लेयर कहती है हाँ बेटी, मेरा पोता मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी खातिर वो कुछ भी करने को तैयार रहता है हमेशा। दोस्तों इतनी देर चार्ली जो खड़ूसी का चेहरा लिए खड़ा था, अब वो अपनी बत्ती सी दिखाकर कहता है कि हाँ हाँ दादी, आप तो मेरी प्यारी दादी हो, आपके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा। आप ही की खातिर तो मैं इस लड़की को ढूंढकर आपके पास लेकर आया। असल में चार्ली को प्यार, रोमांस, शादी, फॉरएवर लव जैसी चीजों में तिनका भर भी विश्वास नहीं है शायद, लेकिन क्लेयर इसीलिए यहाँ पर आई हुई है ताकि वो कैसे भी करके अपने लवर लोरेंजो का पता लगाए और उससे मिलना चाहती है। वो फिर वो लेटर्स का रिप्लाई लिखने वाली उस टीम को अपनी प्रेम कहानी सुनाने लगती है। वो बताती कि 50 साल पहले मैं और लोरेंजो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। हमारे परिवार वाले नहीं माने तो हमने भागकर शादी करने का फैसला भी कर लिया, लेकिन मैं कायर थी, मुझे जिद करनी चाहिए थी और वापस यहाँ कर लोरेंजो से मिल लेना चाहिए था, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ एक भी कदम उठाने में काबिल नहीं हो पाई। बुज़दिल थी मैं। अगर मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटा ली होती तो मैं लोरेंजो से मिलने आ जाती और उसके साथ अपनी लाइफ जी पाती। हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस समय। इस तरह वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, लेकिन कहती है कि अगर इतने साल बाद ये लेटर किसी के हाथ लगा है और उसे मुझ तक उसने पहुंचाया है तो मुझे लगता है कि किस्मत मुझे अपना खोया हुआ प्यार वापस दिलवाने की कोशिश कर रही है। ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी, जरूर लोरेंजो को ढूंढ निकालूंगी। इतने साल लोरेंजो से अलग रहकर मैंने जो दुख दर्द झेला है उसे मैं लोरेंजो के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने वापस आकर उससे मिलने की हिम्मत नहीं की। मुझे खोकर उसके दिल को कितना दर्द पहुंचा होगा उसके लिए भी मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। क्लेयर की कहानी सुनकर सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन चार्ली को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो हंस रहा होता है। सभी सोचते हैं कि ये कैसा पत्थर दिल इंसान है। तब क्लेयर कहती है कि चार्ली को तो पता ही नहीं है कि प्यार किसे कहते हैं। वो उस टाइप का इंसान है जो पूछते हैं ना कि प्यार किस दुकान में मिलता है। इसलिए सोफी भी चार्ली को देखकर हंसने लगती है कि हाँ, ये तो एक नंबर का नालायक ही लगता है, जिसे ना प्यार के बारे में पता है और ना ही किसी से बात करने की तमीज है। फिर सोफी क्लेयर से पूछती है कि आप 50 साल पहले लोरेंजो से अलग हो गई थी, अब उनका कैसे पता लगाएंगी आप। तो क्लेयर बताती है उस वक्त लोरेंजो एक फार्म में काम किया करता था, वहीं से अपनी तलाश शुरू करूंगी। सबके जाने के बाद सोफी क्लेयर से कहती है कि कल जब आप लोरेंजो से मिलने जाएंगी तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं। तभी चार्ली कहता है कि देखो वो उनका पर्सनल मामला है, तुम क्यों साथ आओगी। सोफी कहती है एक्चुअली मैं एक राइटर हूँ, क्लेयर की स्टोरी को मैं एक बुक का रूप देना चाहती हूँ। तो चार्ली कहता है देखा दादी, मैंने कहा था ना कि ये बस आपके फायदे के लिए आपकी मदद कर रही है। लेकिन क्लेयर कहती है कोई बात नहीं सोफी, तुम भी हमारे साथ आ जाना और तुम्हें मेरी कहानी पे बुक लिखनी है लिख लेना, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस पर चार्ली की तो नाक ही कट जाती क्योंकि दादी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन तीनों लोरेंजो की तलाश में निकल पड़ते हैं। चार्ली ड्राइव कर रहा होता है, बैक सीट पर सोफी बैठी होती है। विक्टर को मैसेज करती है कि मैं क्लेयर के साथ उनके लवर लोरेंजो से मिलने जा रही हूँ, लेकिन विक्टर उसका जवाब नहीं देता, बल्कि ये रिप्लाई करता है कि मैं बिजी हूँ। सोफी भी चिढ़कर मोबाइल ऑफ कर देती है। फिर वो एक फार्म के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक घर होता है। लोरेंजो इसी फार्म में काम किया करता था पहले। उस घर में एक बुजुर्ग आदमी होता है। क्लेयर उसे बड़े ध्यान से देखती है। इतने साल बाद लोरेंजो का चेहरा काफी बदल गया होगा और बुढ़ापे की वजह से शायद वो क्लेयर की पहचान में ना आए, इसलिए क्लेयर उसे पहचानने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन चार्ली के पास तो सब्र नाम की चीज ही नहीं है और वो अभी से चैन की सांस लेने लगता है कि चलो अच्छा हुआ बूढ़े को इतनी जल्दी ढूंढ लिया। वो उस बुजुर्ग से कहता है कि सर वो क्या है ना, 50 साल पहले हमारी बुढ़िया ने, ओह मतलब मेरी ये दादी ने आपसे प्यार किया और फिर आपको छोड़कर वो भाग गई थी, आपको याद है सर। पर वो बुजुर्ग कहता है क्या 50 साल पहले, ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वैसे मैंने जवानी में तो कई लड़कियों से प्यार किया था और सबके सब मुझे छोड़कर भागी गई, अब उनमें से ये कौन सी वाली है मैं कैसे बताऊं। तो इस पर चार्ली को हंसी आ जाती है और कहता है कि अरे दादी, ऐसे आदमी से प्यार किया था क्या आपने, इनको तो हर लड़की छोड़कर भाग गई थी और आप हो कि इनके प्यार को सीरियसली लेकर इतने साल के बाद भी इनको ढूंढने निकली हो और साथ ही मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हो। अब चलो दादी, आपकी उम्र में टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं होता। तब क्लेयर कहते तू चुप हो जा, मुझे पक्का यकीन है कि ये मेरा लोरेंजो नहीं है। बुढ़ापे में उसका चेहरा बदल जरूर गया होगा, लेकिन मैं उसकी आंखों को आज भी देखते पहचान सकती हूँ। चार्ली कहता चलो अच्छा है,
अब अपनी तलाश यहीं रोक देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो सोफी कहती तुम हमेशा जाने की जल्दी में क्यों रहते हो, अपनी दादी की फीलिंग्स को समझने की थोड़ी कोशिश तो करो। अरे अपने जीवन के आखिरी सालों में वो एक बार अपने प्रेमी से मिलना चाहती है, अगर इसमें तुम उनकी मदद कर लोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा, और नहीं करना चाहते तो अपना मुंह बंद रखो। चार्ली भी अपना मुंह बंद कर लेता है। अब सोफी को एक आइडिया आता है और वो शहर में लोरेंजो नाम के हर आदमी की लिस्ट निकालती है। लोरेंजो नाम से लगभग 70 आदमी होते हैं। वो शहर के मैप में इलाकों को मार्क करते हैं जहाँ पे लोरेंजो नाम के आदमी रहते हैं वहीं पर। फिर हर लोरेंजो के घर का दरवाजा खटखटाते हैं और वो उस शहर के हर लोरेंजो से मिलते भी हैं, लेकिन उनमें से एक भी क्लेयर का लवर लोरेंजो नहीं होता। अब क्लेयर मायूस हो जाती है कि लोरेंजो नहीं मिलने वाला, कहाँ गया वो, लेकिन सोफी उसको हिम्मत देती है मिल जाएगा। फिर एक दिन वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो चार्ली फिर क्लेयर से कहता है कि मुझे नहीं लगता दादी कि लोरेंजो आएगा या वो मिलेगा हमें, एक काम करते हैं हम वापस घर चले जाते हैं दादी, अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं होगा। सोफी फिर उसको झट से डांट देती है कि तुम इंसान हो कि क्या हो, क्लेयर की फीलिंग्स को समझने की तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे लिए प्यार, लाइफ, रोमांस, इमोशंस ये सब कोई मायने नहीं रखता। इस पर चार्ली भी थोड़ा सीरियस हो जाता है कि ये इसने क्या सोच लिया मेरे बारे में। वो कहता है कि देखो सोफी, जैसा तुम और दादी सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स, इमोशन सब है, लेकिन 50 साल पहले जो इनको प्यार हुआ था वो उस प्यार को याद करके आज उस आदमी को ढूंढने वाली जो हरकत कर रही है ना वो सही नहीं है, वो मुझे पागलपन लगता है और पागलपन की भी हद होती है समझे। दादी अब वो जवान नहीं रही, उनकी उम्र हो चली है और ऐसे में यहाँ वहाँ घूमती रहेंगी तो उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। मैं तो उनकी भलाई के लिए कह रहा हूँ और तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो, मेरे सीने में भी दिल है मैडम, उसमें प्यार है, लेकिन उस प्यार को समझने वाला आज तक मुझे मिला नहीं वैसे। इस तरह वो काफी मजाक की बातें भी करता है और खाने के बाद फिर चार्ली और सोफी टहल रहे होते हैं। चार्ली को लगता है कि सोफी और दादी उसके बारे में गलत सोच रही है, इसीलिए अब वो सोफी से खुलकर बातें करता है और कहता है कि देखो जैसा तुम और दादी सोचती हो ना मैं वैसा पत्थर दिल नहीं हूँ, मेरा दिल भी धड़कता है, लेकिन क्या करूँ मुझे काम का टेंशन रहता है, मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ और मैं ऑफिस नहीं गया तो वहाँ एक भी काम ठीक से नहीं होगा, इसलिए मैं टेंशन में कुछ ज्यादा बोल गया, प्लीज मेरी बातों को अपने दिल पे मत लेना। शुरू में उसकी बातों में जो जोर था वो अब थोड़ा कम हो चुका था और सोफी भी इस बात को रियलाइज कर लेती है और कहती है कि हाँ इस तरह बात करो तो तभी इंसान लगोगे, लोग तुम्हें पसंद करेंगे और तुम्हारी बातों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अब चार्ली पूछता है कि तुम्हारे लिए मेरी दादी क्लेयर एक अजनबी थी है ना, फिर तुमने इस हद तक उनकी मदद करने की क्यों सोची, क्या इसीलिए कि तुम उनकी लव स्टोरी के बारे में बुक लिखना चाहती हो। सोफी कहती नहीं ये मेरा इरादा नहीं है, मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि क्लेयर और लोरेंजो के बीच का प्यार सच्चा है और सच्चा प्यार सफल रहता है, इसीलिए मैं कैसे भी करके क्लेयर और लोरेंजो को एक होते हुए देखना चाहती हूँ और उसके बारे में काफी एक्साइटेड भी हूँ। उसकी बातें सुनकर चार्ली को अब वो थोड़ी पसंद आ जाती है। अगले दिन चार्ली और सोफी यूं ही शहर घूमने निकलते हैं। चार्ली बताता है कि पता है जब मैं छोटा था तब मेरी माँ गुजर गई थी और तब से लेकर आज तक मेरी दादी मेरी सब कुछ है, मेरे दादा रिसेंटली चल बसे और अब मेरे लिए दादी और दादी के लिए मैं हूँ, बस यही हमारा छोटा सा परिवार। दादा की मौत के बाद दादी काफी अकेली पड़ गई थी, थोड़ा डिप्रेस्ड रहने लगी, अब यहाँ पे आकर उनको लोरेंजो नहीं मिला या फिर पता चला कि वो अब नहीं रहे तो दादी सह नहीं पाएगी, इसलिए मैं किसी भी तरह उनको वापस ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे भी काफी चिड़चिड़ी बातें कर रहा था पहले। वैसे ये बताओ क्या तुम यहाँ पे नहीं हो और क्यों आई हो। सोफी बताती है मैं और मेरा मंगेतर विक्टर एक प्री हनीमून ट्रिप के लिए यहाँ आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भी डे 1 से वो अपने बस काम में लगा हुआ है। पता नहीं इस वक्त वो किस रेस्टोरेंट में किस शेफ से क्या क्या नई डिश के बारे में पूछ रहा होगा और उसका ये रेस्टोरेंट का पागलपन, ये डिशेस का पागलपन देखकर मैं तो बोर हो गई, इसलिए मैं खुद इस जगह को एक्सप्लोर करने निकली और तभी मैंने जूलियट्स हाउस देखा और वहाँ एक लेटर में मुझे दिलचस्पी आ गई और कोइंसिडेंटली तुम्हारी दादी का लेटर भी मुझे वहाँ मिल गया। खैर वो छोड़ो, ये बताओ कि क्या अभी तक तुमने किसी से मतलब किसी लड़की से प्यार किया। तो चार्ली कहता है हुआ तो था, उसका नाम पैट्रिशिया था, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन अचानक एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई, मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया, तब मैंने फैसला किया कि लाइफ में दूसरी बार प्यार, रोमांस इन सब के चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं। सोफी कहती है अच्छा ये बात है, मतलब आगे भी तुम कभी किसी लड़की से प्यार करोगे नहीं। तो चार्ली झट से कह देता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, करूंगा लेकिन जब टाइम आएगा, कहकर वो हंस पड़ता है और इस पॉइंट पर लगता है दोस्तों कि चार्ली सोफी को पसंद करने लग गया है, दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके बाद चार्ली, सोफी और क्लेयर लोरेंजो की तलाश में जगह जगह जाते हैं और उस शहर में लोरेंजो नाम के हर बुजुर्ग से मिलते हैं। कुछ बुजुर्ग तो क्लेयर को देखकर भी फ्लर्ट करने लगते हैं और मजाक करते हैं कि हाँ मैं ही तुम्हारा प्रेमी लोरेंजो हूँ, पर असली लोरेंजो का पता ही नहीं चलता। क्लेयर भी अब उम्मीद खो चुकी थी, उसे नहीं लगता था कि उसका लोरेंजो उसको मिलेगा। ऐसे में दोस्तों एक दिन चार्ली और सोफी एक बार में बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं। इस दौरान लगता है कि इनकी बॉन्डिंग अलग लेवल पर पहुंच गई है। सोफी चार्ली के साथ काफी क्लोज महसूस करती है, जैसा कि उसने विक्टर के साथ कभी महसूस किया ही नहीं। अगले दिन तीनों फिर से किसी दूसरे लोरेंजो को देखने जाते हैं। अब इनको लगता है कि शायद वही क्लेयर का लोरेंजो होगा, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि लोरेंजो अब नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई है। क्लेयर टूट जाती है और लोरेंजो की कब्र पर जाकर बहुत रोती है। कि देखकर अब चार्ली सोफी पर भड़क जाता है कि देखा इसी बात का मुझे डर था, इसलिए मैं मना कर रहा था लोरेंजो की तलाश मत करो, लेकिन तुम मेरी दादी को और उकसाने लग गई कि अपना खोया हुआ प्यार ढूंढो, सच्चा प्यार हमेशा सफल होता है और न जाने क्या क्या पट्टी पढ़ाई तुमने मेरी दादी को। अब देखो बेचारी कितनी दुखी हो रही है। सोफी भी दोस्तों अब गिल्टी फील करने लगती है कि कहीं क्लेयर को इस राह पर लाकर मैंने बड़ी गलती ना कर दी हो। दुखी हो जाती है वो भी, लेकिन क्लेयर अब उसको हिम्मत देती है कि बेटा इस तरह जी छोटा नहीं करते, लाइफ में हर चीज आसानी से मिल नहीं जाती, कभी जीत मिलती है तो कभी हार, इसके लिए मायूस नहीं होते हैं और तुम्हारा इरादा नेक था, इसीलिए
तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए जो करने की कोशिश की है वो कम है क्या? मुझे तो तुम्हें उल्टा थैंक करना चाहिए। ऊपर से चार्ली ने भी सोफी को डांट दिया था, इसीलिए क्लेयर उसको बुलाती है कि सुन चार्ली, तेरी हिम्मत कैसे भी इतनी अच्छी लड़की को डांटने की। सोफी ने मेरे लिए वो किया जो तू मेरा अपना पोता होकर मेरे लिए कभी नहीं करता। नालायक कहीं का, माफी मांग उससे। इस तरह वो चार्ली और सोफी से फिर दोस्ती करवा लेती है। अगले दिन सभी बैठकर खा रहे होते हैं और तब क्लेयर कहती है कि बस बेटा, बहुत कर ली लोरेंजो की तलाश, मुझे यकीन है कि वो मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ बैठे रहने से कोई फायदा नहीं, हम कल ही वापस चले जाएंगे। क्लेयर के मुंह से ये सुनकर चार्ली और सोफी दोनों को दुख होता है, क्योंकि अब तक इन दोनों के लिए ट्रिप काफी मस्ती भरा और एंजॉयबल रहा। पर अब क्लेयर वापस जाने की बात कर रही है तो इस बात को ये दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। और लगता है दोस्तों अब सोफी भी चार्ली से प्यार करने लग गई है। हालांकि विक्टर के साथ उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन उसके और विक्टर के बीच जरा सा भी कुछ इमोशनल बॉन्ड नहीं है या प्यार नहीं है। सोफी विक्टर को यहाँ इसीलिए लेकर आई थी ताकि दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, वो साथ में वक्त बिताए, एक दूसरे की अच्छाइयाँ खामियां जाने। लेकिन विक्टर के पास इन बातों के लिए वक्त ही नहीं है, वो बस अपने काम में मस्त है। उसे इतना भी लिहाज नहीं है कि सोफी क्या चाहती है। लेकिन चार्ली कुछ ही दिनों में सोफी को समझने लग गया और इस वजह से सोफी उसको पसंद करने लग गई। कल सोफी से अलग होने की बात को सोचकर चार्ली बड़ा उदास हो जाता है और वो वहीं ग्रास पर लेटकर कुछ सोच रहा होता है। तब सोफी वहां जाकर उसके पास लेट जाती है। दोनों ट्रू लव के बारे में कई बातें शेयर करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए उनके मन में जो प्यार है उसे एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। चार्ली सोफी को देखते हुए कहता है, मेरा तो ट्रू लव पर विश्वास उठ गया है, लेकिन जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे प्यार में विश्वास होने लग गया है। दोस्तों अगर चार्ली एक कदम आगे जाकर ये कह देता कि मेरा ट्रू लव तुम हो सोफी, तो बात बन जाती और सोफी भी अपने प्यार का इजहार कर देती। लेकिन चार्ली ऐसा नहीं करता और सोफी से बिछड़ने का दर्द उसे अंदर ही अंदर खाए जाता है। इस बीच दोनों थोड़ा क्लोज हो जाते हैं और किस करते हैं, पर अचानक चार्ली हट जाता है और सोफी को सॉरी कहकर उठकर चला जाता है। असल में वो गिल्टी फील करता है क्योंकि सोफी की एंगेजमेंट हो गई है, ऐसे में उसे किस करना गलत हो गया। यही सोचकर उसने अपने दिल की बात उसको नहीं कही और उसे किस करने के लिए सॉरी कहकर चला गया। इतना ही नहीं, उसको डर भी था कि अगर वो सोफी से अपने प्यार का इजहार करेगा भी तो वो इनकार ना कर देगा ही, क्योंकि उसकी शादी तो ऑलरेडी तय हो चुकी है। लेकिन इन दोनों को क्लोज होते हुए देख क्लेयर देख लेती है और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है कि अच्छा बच्चों, शुरू में तो दोनों चूहा बिल्ली की तरह एक दूसरे को मार रहे थे, पकड़ रहे थे, और इतनी जल्दी जल्दी दुश्मनी प्यार में बदल गई। वाह। अब क्लेयर ये फैसला करते है कि मेरा प्यार तो मुझे नहीं मिला, कम से कम इन बच्चों को इनका प्यार जरूर मिलना चाहिए। इन दोनों को प्यार के ट्रैक पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन वो अपना लगेज लेकर वापस जाने वाले होते हैं। चार्ली और सोफी एक दूसरे को ताकते रहते हैं, लेकिन एक भी शब्द नहीं कहते। क्लेयर सोचती है ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे और वो सोफी से कहती है कि बेटी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं पीछे बैठना चाहती हूँ, तुम आगे की सीट पर बैठ जाओ। सोफी भी आगे बैठ जाती है। चार्ली ड्राइव करने लगता है। काफी देर बाद भी दोनों अपना मुंह नहीं खोलते। क्लेयर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और इन्हें आपस में बात करवाने के लिए न जाने वो क्या क्या टॉपिक्स छेड़ती है। इतना ही नहीं, वो चार्ली को कोई घुमावदार रास्ता लेने को कहती है ताकि एयरपोर्ट पहुंचने में ज्यादा वक्त लग जाए। वो चाहती है कि उसकी अपनी लव स्टोरी की तरह इनकी स्टोरी अधूरी ना रह जाए, इसीलिए वो इतनी कोशिशें कर रही है। वो चार्ली को लव सॉन्ग्स प्ले करने को कहती है कि कम से कम अब तो इन दोनों का मूड बन जाए और ये दोनों अपने प्यार का इजहार कर दें। लेकिन नहीं दोस्तों, दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का कुछ नहीं बताते। क्लेयर तंग आकर कहती है कि रास्ते में कोई रेस्टोरेंट हो तो रोको, मुझे भूख लगी है। असल में उसका इरादा है अगर कहीं रुकेंगे तो शायद ये दोनों अकेले में बात करेंगे और किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। तब अचानक रास्ते में एक वाइन यार्ड दिखता है जहाँ पर अंगूर उगाए जाते हैं। वहाँ एक लड़का काम कर रहा होता है, जिसको देखते क्लेयर तुरंत गाड़ी रुकवा देती है और उस लड़के के पास जाकर पूछती है, तुम लोरेंजो के क्या लगते हो? असल में क्लेयर जिस लोरेंजो को ढूंढ रही थी वो जब यंग था तो बिल्कुल इस लड़के की तरह दिखता था, इसलिए क्लेयर पूछती है तुम लोरेंजो के क्या बेटे या पोते हो? तो वो कहता है मैं उनका पोता हूँ। इतने में उसके पिता आ जाते हैं, यानी लोरेंजो का बेटा। वो कहता है कि मेरे पिता लोरेंजो बाहर गए हुए हैं, अभी लौट आएंगे। और यहाँ पे पता चलता है कि वो लोरेंजो जिसकी कब्र पर ये लोग गए थे वो कोई और ही था। क्लेयर बहुत खुश होती है कि लोरेंजो अभी जिंदा है। चार्ली और सोफी भी खुश होते हैं और तीनों लोरेंजो का इंतजार करते हैं। लेकिन क्लेयर थोड़ी नर्वस भी है और चार्ली से कहती है कि बेटा हमें चले जाना चाहिए, अगर वो मेरा लोरेंजो ना होकर कोई और ही निकला तो मैं सह नहीं पाऊंगी, मैं और निराश नहीं होना चाहती बेटा, चलो यहाँ से। इतने में घोड़े पर एक बुजुर्ग आता है, यही है लोरेंजो। वो घोड़े से उतरकर इनकी ओर चलाता है। वो क्लेयर को देखने लगता है और क्लेयर भी उसकी आंखों को बड़े ध्यान से देखती है और पहचान जाती है कि यही है उसका लोरेंजो जिससे वो 50 साल पहले बिछड़ी थी। वो क्लेयर के पास आकर चौंक कर पूछता है, क्लेयर क्या ये सच में तुम ही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने साल बाद मेरी तुमसे मुलाकात होगी। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि इतने सालों से वो क्लेयर को कितना मिस कर रहा था। क्लेयर लोरेंजो से माफी मांगती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे जबरदस्ती लंदन लेकर चले गए और तुमसे किया हुआ वादा मुझे तोड़ना पड़ गया। इस तरह 50 सालों में दोनों ने एक दूसरे के बिना जो लाइफ जी, जो दुख दिल में छुपा के रखा था, वो सब आंसुओं का रूप लेकर बाहर आ जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगकर रोने भी लगते हैं। इसी दिन के लिए तो तरस रहे थे दोनों। अब ना क्लेयर का पति जिंदा है और ना लोरेंजो की वाइफ। दोनों बड़े खुश होते हैं और तब क्लेयर लोरेंजो को बताती है, अगर ये सोफी ना होती ना तो शायद मैं कभी तुमसे मिल नहीं पाती। इस पर लोरेंजो भी सोफी को थैंक करता है और सोफी बहुत इमोशनल होती है कि आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं गई और अब सभी का मन खुशी से भरा होता है। एक तरह की कंप्लीटनेस फील करते हैं सभी और इसी खुशी में लोरेंजो सबको एक बढ़िया दावत देता है और यहाँ पे वो अपनी प्रेमिका क्लेयर को एक बार फिर प्रपोज करता है
कि इन 50 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया, और तुमसे अलग रहकर एक एक दिन मैंने कैसे काटे ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरे मन में जो दर्द है, तुमसे अलग रहने का जो दुख है, वो तुम्हें भी जरूर रहा होगा। और तभी तो तुम इतने साल के बाद मुझे ढूंढती ढूंढती यहाँ पर आ गई। मेरी लाइफ में फिर से खुशी लाने के लिए थैंक्स क्लेयर। अब हमें अलग करने वाला कोई नहीं है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब क्लेयर ना तो नहीं करने वाली थी, वो तुरंत हाँ कर देती है और आखिरकार 50 साल से बिछड़े हुए ये लवर्स एक हो जाते हैं। और इसके साथ ही इनका सफर यहाँ पे खत्म होता है, यानी सोफी और चार्ली का। मतलब वो सफर जो ये क्लेयर की खातिर लोरेंजो को ढूंढने के लिए निकले थे, और अब इनका वो सफर खत्म हो गया है। क्लेयर और लोरेंजो की खुशी देखकर सोफी बहुत ही सेटिस्फाइड फील करती है, और तब चार्ली उससे अपने दिल की बात कहने के लिए आता है। लेकिन उसको डर भी है कि अगर वो ना करेगी तो मैं टूट जाऊंगा, कम से कम अपने बर्ताव के लिए उससे माफी तो मांग ही सकता हूँ। ये सोचकर वो सोफी से कहता है, उस दिन मैंने इमोशंस के बाहों में आकर तुम्हें किस कर दिया था। तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो चुकी है, मुझे उस पल उस बात का ध्यान नहीं रहा और मैंने तुम्हें किस कर दिया। प्लीज तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें किस करने के लिए मुझे माफ कर दो। ये सुनकर तो सोफी उदास हो जाती है। असल में अगर चार्ली उसे प्रपोज करता तो वो जरूर मान जाती, क्योंकि वो चार्ली से प्यार करती है। लेकिन जब चार्ली ये कहता है तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि शायद चार्ली के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं। उसे लगता है कि शायद चार्ली के साथ क्लोज होकर मैंने गलती कर दी। यही सब सोचकर वो चार्ली से और क्लेयर से विदा लेती है और क्लेयर से कहती है, अपनी शादी में मुझे इनवाइट जरूर कीजिएगा, मैं पक्का आऊंगी। तब क्लेयर कहती है, रुक जा बेटी, चार्ली तुम्हें ड्रॉप कर देगा। क्लेयर को अभी भी उम्मीद है कि कम से कम कुछ दूर जाकर ये दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बातें बता देंगे। लेकिन सोफी कहती, नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तब लोरेंजो कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा तुम्हें ड्रॉप कर देगा। इस पे सोफी मान जाती है और लोरेंजो का बेटा उसे कार में ड्रॉप करने जाता है। सोफी के जाने के बाद चार्ली एकदम टूट जाता है। तभी क्लेयर पूछती है, ये तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों दिख रहा है चार्ली? तुम्हें देखकर लग रहा है तुमने किसी को खो दिया, दिल में दर्द हो रहा है क्या? चार्ली एकदम चुप खड़ा रहता है, लेकिन उसकी दादी जो कहती है वो 100% सच है। क्लेयर भी उसकी दुविधा समझ पाती है और कहती है कि देख बेटा, अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का एक मौका मिलता है हमें, उस मौके का ठीक से इस्तेमाल करना होता है। तुम्हारी लाइफ का मौका भी तुम्हारे हाथ से गया नहीं है। अगर इस बार तुम उसे गवा दोगे तो अपनी दादी की तरह अगले 50 साल तुम्हें उस मौके का इंतजार करना पड़ेगा, और 50 साल बाद न जाने तुम कहाँ होगे और वो कहाँ होगी। तो अब बताओ, क्या तुम 50 साल इंतजार करना चाहते हो या फिर इसी पल जाकर अपने प्यार का इजहार करके एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो? क्लेयर की ये बात उसमें जोश भर देती है कि सोफी हाँ कहे या ना, मैं तो उसे अपने दिल की बात बता कर ही रहूंगा। चल बेटा चार्ली, निकल पड़ अपनी जिंदगी को जीने के लिए। ये मन में ठान कर वो कार लेकर निकल पड़ता है। लेकिन जब वो सोफी के होटल पहुंचता है तो वहाँ वो जो दृश्य देखता है ना, उससे उसका दिल चकनाचूर हो जाता है। शायद चार्ली की किस्मत ही ऐसी थी, जो विक्टर अपना काम खत्म करके तभी होटल आया था और सोफी उसे हक करके खड़ी थी। ऐसे में ये बेचारा सोफी से कैसे बात करता? भारी दिल लिए वो बेचारा लौट जाता है। इस बात से बेखबर सोफी चार्ली के बारे में सोच सोच कर दुखी होती है कि मैंने चार्ली को खो दिया। बहुत ही कम समय के लिए वो चार्ली के साथ रही थी, लेकिन इस कम समय में उसे रियलाइज हुआ कि चार्ली के लिए उसकी जो फीलिंग्स है वो ट्रू लव वाली फीलिंग्स है, जो कि उसे विक्टर के साथ जरा भी फील नहीं हुआ। और शायद इसके बाद उसे किसी के साथ वो फीलिंग्स महसूस नहीं होंगी, क्योंकि चार्ली उसके दिल में बस चुका है। बहुत दुखी होती है वो कि उसने चार्ली को मिस कर दिया। इसके बाद वो क्लेयर की लव स्टोरी के बारे में एक बुक लिखती है और उसे अपने बॉस को दिखाती है। उस कहानी को पढ़कर बॉस काफी इंप्रेस हो जाता है और कहता है, शुरू में मैंने तुम्हें मना किया था, उसके लिए माफ कर देना सोफी, तुम तो वाकई में एक बढ़िया राइटर हो। इस बुक को मैं जल्द से जल्द पब्लिश करवा दूंगा। आज से तुम फैक्ट चेकर नहीं, राइटर हो, और आगे भी तुम मेरे लिए बुक्स लिखना, मैं उन्हें पब्लिश जरूर करूंगा। सोफी खुशी से फूली नहीं समाती और बॉस को थैंक करती है। फिर सोफी को क्लेयर और लोरेंजो की शादी का इन्विटेशन आता है। सोफी का चेहरा पूरी तरह खिल जाता है और वो ये बात विक्टर को बताने जाती है, लेकिन विक्टर अभी भी उसकी पूरी बात तक सुनने को तैयार नहीं होता और कहता है कि कुछ दिन पहले तो इटली जाकर लौटे थे हम, अब दोबारा वहाँ जाने की क्या जरूरत है, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो। यहाँ पे सोफी फैसला करती है कि अब विक्टर के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वो विक्टर को डायरेक्टली बता देती है कि इतने दिन से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आई जिससे कि हम दोनों शादी कर ले और पूरी जिंदगी साथ बिताएं। तुम्हें तो बस अपने काम से काम मतलब होता है, मैं तो जैसे तुम्हारे लिए कुछ हुई नहीं। मुझे ना तुम अपना वक्त देते हो और ना ही अपना प्यार। मुझे तो शक है कि शायद तुम जानती नहीं कि प्यार क्या होता है, इसीलिए हम शादी ना करें, इसमें दोनों की भलाई है, ये शादी कैंसिल। सोफी इतना सीरियसली कह रही होती है कि विक्टर को जैसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। वो कह देता है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी मर्जी की रानी हो और मैं अपनी मर्जी का राजा। इस तरह वो इस बात को काफी कैजुअली लेता है। सोफी को भी अब जरा तसल्ली होती है कि अब विक्टर उसके गले का फंदा नहीं है और अब वो आजाद है। वो बहुत ही हल्का महसूस करके क्लेयर और लोरेंजो की शादी अटेंड करने के लिए इटली जाती है। शादी में जाकर वो क्लेयर को नहीं ढूंढती, सबसे पहले तो वो चार्ली को ढूंढती है। वो किसी तरह चार्ली को प्रपोज कर देना चाहती है और आखिर वो चार्ली को देख लेती है और एक दूसरे को देखकर दोनों को खुशी जो होती है ना, क्या बताएं। सोफी कहती है, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही हूँ। इतने में एक लड़की आकर चार्ली से कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी चलो, वहाँ फोटोशूट की तैयारी हो चुकी है। कहकर वो चार्ली का हाथ पकड़कर ले जाने की कोशिश करती है। सोफी तो चौंक जाती है कि ये कौन है। तो चार्ली कहता है, ये पैट्रिशा है। पैट्रिशा नाम सुनकर सोफी के सर पे पहाड़ टूट पड़ता है।
जाता है। एक बार चार्ली ने उसको बताया था कि पैट्रिशा नाम की उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसे छोड़कर चली गई थी। शायद वो चार्ली की लाइफ में लौट आई है और अब ये दोनों एक हो चुके हैं। यही सोचकर सोफी परेशान हो जाती है। फिर चार्ली और लोरेंजो की शादी होती है और सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तब क्लेयर उस लेटर को पढ़ती है जो सोफी ने क्लेयर के लेटर के रिप्लाई में लिखा था। उसमें सोफी ने बहुत ही इमोशनल बातें लिखी होती है कि प्यार क्या होता है और हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमें जो फीलिंग्स हो रही हैं वो प्यार है या नहीं। जैसे जैसे क्लेयर उस लेटर को पढ़ती है, यहाँ चार्ली और सोफी बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। सोफी दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से उठकर चली आती है और बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। वैसे ही जैसे रोमियो और जूलियट में जूलियट अपने घर की बालकनी में खड़ी रोमियो से बातें करती थी। चार्ली उसके पीछे आता है और सोफी को बालकनी में अकेली खड़ी देखकर पूछता है, तुम्हें हो क्या गया है? इस तरह बीच में उठकर क्यों चली आई? सोफी कहती है, वो मेरे दिल में दर्द हो रहा है इसलिए उठकर चली आई। चार्ली पूछता है, ये तुम क्या कह रही हो सोफी? तब सोफी कहती है, नहीं तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताती हूँ मुझे क्या हुआ है तो सुन लो। अब मेरा कोई नहीं है, मैंने विक्टर से ब्रेकअप कर लिया। मैं तुमसे एक बात कहने के लिए आई थी लेकिन यहाँ कर पता चला कि तुम्हारी लाइफ बदल चुकी है। अब वो हालात नहीं रहे कि मैं तुम्हें वो बात बता सकूं, लेकिन तुम्हें अपने दिल की बात कहे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। सुनो चार्ली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन जब मैं इटली से निकली थी ना, उसी दिन मैं तुम्हें ये बातें बताना चाहती थी लेकिन तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। आज भी मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार का इजहार करने आई थी लेकिन क्या करूं, अब तुम्हारी वो पुरानी गर्लफ्रेंड लौट आई और तुम उसके साथ खुश हो। चार्ली कहता है, पैट्रिशा? तुम किस पैट्रिशा की बात कर रही हो? अरे वही जो तुम्हारी एक्स जो अब तुम्हारे पास लौट आई है, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर फोटोशूट के लिए आई थी ना। चार्ली कहता है, भगवान इस लड़की को मैं क्या ही कहूँ। अरे सुनो सोफी, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पैट्रिशा नहीं है, वो मेरी बहन है, उसका नाम भी पैट्रिशा है। अरे तुम एकदम गलत सोच रही हो। ये सुनकर सोफी का चेहरा तो ऐसे खिल जाता है जैसे 1000 वाट का बल्ब हो। चार्ली पूछता है, तो क्या तुमने सच में विक्टर से ब्रेकअप कर लिया? उसे छोड़कर भाग आई तुम? 50 साल पहले मेरी दादी लोरेंजो को छोड़कर भाग आई थी, बिल्कुल उसी तरह। सोफी हंसकर कहती है, हाँ मैं उसे छोड़कर भाग आई हूँ और कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये सुनकर चार्ली खुशी से पागल हो जाता है। इस तरह दोनों एक दूसरे को प्रपोज करके आखिर एक हो जाते हैं। इन्हें किस करते हुए देखकर क्लेयर को भी बड़ी खुशी होती है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी होती है खत्म।